अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूँ आपके साथ आपकी मेज़बान समीना पाशा। नाज़रीन, खबर ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। 2 रोज़ा दौरे पर वो पाकिस्तान पहुँच गए हैं। मुख्तलिफ हुकाम से वो मुलाकातें करेंगे और इसके साथ साथ कल जो एक अहम दिन है उस हवाले से परचम कुशाई की तकरीब होगी 14 अगस्त की मुनासबत से, उसमें भी वो खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। बात आज हम ये करेंगे कि बान की मून यहाँ पहुँचे हैं दौरे पर, उनके दौरे का मकसद क्या है। ज़ाहिर है कि आप जानते हैं कि सरहदों पर इस वक्त कशीदा सूरत हाल है। पाकिस्तान और भारत की जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और ये भी एक तासुर मिलना शुरू हो गया अब कि शायद सूरत हाल जंग की तरफ जा रही है। तो क्या वाकई ही इतनी संगीन सूरत हाल है सरहदों पर या फिर मामला संभाल लिया जाएगा? तो इस हवाले से जो बान की मून का दौरा है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि 14 अगस्त कल है और 66 बरस हो रहे हैं हमें आज़ाद हुए, लेकिन क्या जिस मकासद के लिए पाकिस्तान को हासिल किया गया था वो मकासद पूरे हुए? क्या आज हम बड़े सुकून से अपने मुल्क में ज़िंदगी गुजार रहे हैं? इस पर भी आज हम बात करेंगे कि 66 बरस बाद हम कहाँ पर खड़े हैं। दहशत गर्दी, सैलाब और जितने भी मसाइल हैं जो आम आवाम को दरपेश हैं उनसे हम किस हद तक निजात हासिल कर सके, जिसके मकसद के लिए हमने पाकिस्तान हासिल किया था इतनी कुर्बानियों के बाद। तो क्या वो तमाम मकासद हासिल हुए? इन दोनों मामलात पर आज हम ख़ास तौर पर गुफ्तगू करेंगे। ये हमारी टॉप स्टोरीज़ होंगी और मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सईद काजी साहब। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं रऊफ़ क्लासरा साहब। ये जो अहम इश्यूज़ हैं इन पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ जो सईद काजी साहब और क्लासर साहब हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी जान लेते हैं कि उनके पास आज क्या अहम खबरें हैं। जी काजी साहब, क्या खबर है? समीना, वो एक बचपन में हमने कानून पढ़ा था न्यूटन का कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है और अमल के मुखालिफ समत में होता है। तो ये जो हमने अमाल करते हैं, मिसाल के तौर पे ये जो यहाँ पे टैरिफ बढ़े हैं अब बिजली के, उसकी अब फॉल आउट आनी शुरू होगी। तो कौन कौन से सेक्टर जो हैं वहाँ से कीमतें जो हैं वो बाउंस कर रही हैं और इसके साथ ही ये भी हम देखेंगे IMF ने आज इशारा दे दिया कि जी 6.6 बिलियन डॉलर हमको देंगे। तो मईशत का ऊँट किस करवट बैठेगा ये हम देखेंगे, क्योंकि बहरहाल ये प्राइसेस का इशू डोमिनेट करेगा हमारी पॉलिटिक्स को। मईशत को तो करेगा ही मगर पॉलिटिक्स को भी शायद करता नज़र आता है। तो इसके अर्ली असरात क्या हैं? और इसके साथ ही एक स्टोरी हम लेंगे आफसाबाद से, हमारे साथ होंगे कैसर नदीम साकी, एक नौजवान की अब आप बीती है जिसे CM साहब ने बड़ी शाबाश दी थी मगर उस पर क्या गुजरी या क्या गुजर रही है, इस हवाले से उनसे पूछेंगे। ठीक है क्लासर साहब, आपके पास आज क्या खास स्टोरीज है? कि पहली ख़ास ये ख़बर तो ये है कि आज इस्लामाबाद में बड़ी शदीद किस्म की बारिश हो रही है और अगर कोई हमें इस्लामाबाद के नाजरीन अगर देख रहे हैं तो मेरी तो उनके लिए ये एडवाइस होगी कि वो अपने घरों से ना निकलें। इतनी वस्ट और मेरा ख्याल है इतनी तेज़ तरीन बारिश है, तो बहुत कम हुई होगी इस्लामाबाद में जो आज देखने में आई है। और मैं खुद हैरान हो रहा हूँ कि मैं कैसे आज स्टूडियो तक और जिस हालत में मैं पहुँचा था ये वो हालत नहीं है जिस वक्त मैं इस वक्त सामने बैठा हूँ। हमारी टीम भी यहाँ पे पहुँची है। अच्छा, मेरी तो एडवाइस अपने इस्लामाबाद के तमाम लोगों के लिए, दोस्तों के लिए होगी कि वो घरों पे हैं तो घरों पे रहें, क्योंकि मेरा ख्याल है ये एक इंतहाई, इसके लिए क्या कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ और एक तो मुसलसल बारिश है। इस्लामाबाद की जितनी भी गलियां इस वक्त स्ट्रीट्स हैं, हालांकि इसका ये सिस्टम बड़ा अच्छा है तो ये बन चुका है इस वक्त। ये नहर का आप कह सकते हैं मंजर जो कुछ दिन पहले हम लाहौर कराची पे हंस रहे थे, आज वो इस्लामाबाद की सूरत हाल बनती लग रही है। मेरा ख्याल है ये आने वाले 1-2 दिनों में, और बताया जा रहा है कि 1-2 दिन मजीद इस तरह की तेज़ बारिश रहेगी। और सबसे बड़ी ट्रेजिडी ये है कि CDO को पता था लेकिन फिर भी कहीं से इनकी नालियाँ साफ़ करने का, इनकी आज जो सिस्टम है इनका, इसके ड्रेनेज का, उसको क्लीन करने का हमें कहीं पे नहीं नज़र आई। और मुझे लगता है कि अगर इस तरह की बारिश मजीद 2-4 घंटे रही तो CDO को या हुकूमत को यहाँ पे इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन नाफिज करनी पड़ेगी। अभी तक तो मैं कहीं से CDO ये लोग नजर नहीं आ रहे लगते हैं, लेकिन लगता है जिस तेज़ी से बारिश हो रही है तो इस्लामाबाद बहुत जल्द मेरा ख्याल एक शदीद उसमें मसले का शिकार होने वाला है। एक तो खैर ये एक अर्ली मैं उस पर बात कर रहा हूँ, इस पर बाद में प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और एक जो अहम स्टोरी है वो है इसकी कि कल हमने बात की थी बिजली चोरों के खिलाफ क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, वो जो देहाती वर्सेस या रूरल, उनकी सज़ाओं का हमने कंपैरिजन दिया था। बहुत सारा हमें इस पर फीडबैक आया है, लोग हैरान भी हैं, परेशान भी हैं कि किस तरह की सज़ाएँ हमारे लिए सोची गई। आज हम आपके साथ एक एक्सक्लूसिव स्टोरी शेयर करेंगे कि ये कल तो बिजली चोरों के हवाले से थी, आज गैस चोरों के हवाले से क्या तजावीज़ थी जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में लेके ये हुकूमत गई थी, जिसको नवाज शरीफ साहब ने चेयर किया था, चारों प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर थे। उसमें एक नया एक आइडिया आ रहा है। वो कहते हैं कि हम यहाँ पे गैस
यूटिलिटी कोर्ट्स बनाएंगे, नई अदालतें बनाएंगे जो गैस चोरों को डील करेंगी, उनको सजाएं देंगी, उनसे रिकवरी कराएंगी। तो इस पे हमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का है कि ये गैस चोरी कहाँ कहाँ पे होती है, कितनी होती है, और क्या उन एरियाज़ में हमारी वाकई गैस कंपनी जो हमारी अदालतें जा सकती हैं कि वो जाकर वहाँ से गैस चोरों को पकड़ें और उनसे आकर रिकवर करें और फिर उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाकर उनमें ट्राई करें। ये बड़ा एक अजीब सा कंसेप्ट आ रहा है कि गैस यूटिलिटी कोर्ट्स बनाए जाएंगे पाकिस्तान में। इसके लिए तजवीज़ एक सामने आई है और पेपर्स है हमारे पास। और दूसरी एक बीजिंग से एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी हमारे पास है। वहाँ पे एक बिजनेसमैन है, तो उन्होंने हमें हमारा प्रोग्राम देखते हैं ईमेल किए और उन्होंने बताया है, मेरा ख्याल अगर इंटीरियर मिनिस्ट्री के लोग हमें देख रहे होंगे तो आपको बताएंगे कि वहाँ पे मशीन रीडेबल जो सिस्टम है वो तो काम कर रहा है हमारे सफारत खाने में, लेकिन जो लोग चाहिए वो गायब हैं। तो हम आपको बताएंगे कि चीन में जो हमारा पाकिस्तानी सफारत खाना है वहाँ पे जो पाकिस्तानी जाते हैं अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए, उनको वहाँ से क्या जवाब मिलता है, ये भी आज आपको ये प्रोग्राम में बताएंगे। ठीक है क्लास साहब, यकीनी तौर पर इम्पॉर्टेंट स्टोरीज़ है आज की। और काजी साहब मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी जो हमारी पहली मेन स्टोरी जिसको हम काफ़ी दिनों से कवर भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है वो बढ़ती चली जा रही है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या सूरत हाल वाकई जंग की तरफ जा रही है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो MFN स्टेशन है उसको भी बंद किया जा रहा है और दूसरी जानिब पाकिस्तान भी ये सोच रहा है कि जो नई दिल्ली में हमारा सफारती अमला उसको कम कर दिया जाए। वो तो सिक्योरिटी के पेश नज़र है। पिछले चंद दिनों पहले मॉब ने उस पर अटैक करने की कोशिश की थी, उसके अलावा वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं जो भी पाकिस्तान। अब तो ये भी धमकियां मिली है कि PIA के दफातर को भी उन्होंने या उसको मॉब करने की बात की है। लेकिन बात यह कि जो ये मुझे नहीं लगता खुदा न खास्ता कोई ये जंग वाली कोई बात है या नहीं है। मगर मैं आपको एक और आज सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि एक बिहार का एक सूबा है जहाँ के नरेंद्र सिंह उनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। आपको पता होगा जो 5 फौजी मारे गए थे उनमें से 4 का ताल्लुक बिहार से था। तो उन्होंने आज मैं उनकी इंडिया आउटलुक एक बड़ा है इंडिया टुडे गालबन उनका है, उसमें मैं उनकी वीडियो देख रहा था कि अभी सुबह कि उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान ने कोई ऐसा नहीं किया, हमारे यहाँ भी दहशतगर्द हैं, इनसाइड होता है, उनके यहाँ भी इनसाइड होता है। तो एक तो उनके मिनिस्टर की तरफ से ये बात आई है। मगर इसके साथ ही मैं जब इसको आज स्टोरी को देख रहा था तो मैंने एक पुराना सर्वे जो कि बहुत पुराना नहीं है 2010 का, और एक ब्रिटिश एकेडमिक हैं उनका नाम है रॉबर्ट ब्रैडनॉक, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक पहला शायद सिस्टमैटिक और मेथोडिकल सर्वे किया था दोनों अतराफ में, कश्मीर के इधर भी और उधर भी, जिसमें से एक हैरत अंगेज और भी फिगर्स थे। एक हैरत अंगेज फिगर ये था कि इंडियन कश्मीर के 87% लोग जो जिनसे रब्ता किया गया उनमें से 87% कहते हैं कि हमारा जो अहम तरीन मसला है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। और पाकिस्तानी साइड पे जो है वो उनमें 66% लोगों का ये कहना था कि हमारा जो मैशत का मसला है या हमारी जो रोज़गार का जो मसला है। अब मसला ये है कि ये रोज़गार तो दोनों साइड पे जिस तरह से मिला हमें पता ही है। इंडिया की हालत हमसे ज़्यादा ख़राब है, अगर हम देखें उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है और इंडिया में जो सोशल फिगर्स हैं जो अगर आप देखें हेल्ड कश्मीर जिसे हम कहते हैं उसमें तो और फिर एक और बात है मसाइल अपनी जगह सब आपने इसमें एक बात मैं और बता दूं, लेकिन बात ये है ना कि सिचुएशन जो है उसमें कहाँ जा रही है, ये इससे जुड़ी हुई बात है। वो बात ये है कि अभी चंद दिन पहले वहाँ मुजाहरे हुए, अभी 1.5 साल पहले वहाँ इंतफादा हुई और इंतफादा यूथ की हुई और वो जो मूवमेंट वहाँ बनी उसने इवन कट अक्रॉस कर दिया जो कि रवायती लीडरशिप थी, इवन जो प्रो पाकिस्तान लीडरशिप थी, यूँ लगता था उसकी भी वो हाथ से बाहर चले गए हैं और एक उसको लोग वॉच कर रहे थे। आज भी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि वहाँ की यूथ बहुत ज़्यादा उनसे नाराज़ है। अंदर बहुत बड़ा बुरान है, जब अंदर बुरान हो तो उसे बाहर का रास्ता दिया जाता है। तो ये है इंडिया का इशू। मेरे ख्याल में रहेगी बान की मून साहब की बात, तो जिस तरह से उन्होंने ऐसे तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा ने जो है वो फ़लस्तीन हल करवा लिया है या सीरिया हल करवा लिया है, ये भी माशाल्लाह कोई उम्मीद नहीं। चलिए एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन छोटा सा, जिसके बाद क्लासेस साहब से भी इस बारे में बात करेंगे। और क्लासेस साहब आज थोड़ा सा आपसे सख्त सवाल होंगे तो आप तैयार रहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। तो हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान और भारत की जो सरहदों पर कशीदगी है वो बढ़ती चली जा रही है और फिलहाल ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि मामला संभल रहा है, बल्कि ऐसा ही लग रहा है कि मामला मज़ीद बिगड़ता जा रहा है। क्लास्टर साहब,
आप बहुत हिमायत करते हैं कि जो नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी है वो सही है और इसी तरह तहम्मुल और मफाहमत से चलना चाहिए और तमाम चीज़ें वो सही है, उस पर कोई ऑब्जेक्शन हम नहीं कर रहे। लेकिन बात यह है कि कोई भी दोस्ती है या दुश्मनी है वो एक तरफा तो नहीं हो सकती। आप ये ना हो कि आपकी जो मफाहमत की पॉलिसी आपके तहम्मुल को आपकी कमज़ोरी समझ लिया जाए, क्योंकि उधर से तो हमें कोई ऐसा पॉजिटिव जेस्चर नहीं नज़र आता है। तो समीना क्या ऑप्शंस है हमारे पास? सपोजली अगर आपकी बात ठीक है कि इंडियंस इसको रिस्पांस इसको नहीं दे रहे नवाज शरीफ साहब के इनिशिएटिव को, तो क्या हम भी उस लेवल के हाइप क्रिएट कर लें? सपोजली हम हाइप क्रिएट कर भी लें, जितना उन्होंने हिस्ट्री वहाँ पे बनाया इंडियन मीडिया ने या कुछ लोग हैं, ज़्यादा वहाँ पे नहीं, उन्होंने अगर ये खड़ा किया है और कितनी खूबसूरत बात की अभी काजी साहब ने वहाँ के उसकी वज़ीर को कोर्ट के, इससे बड़ी खूबसूरत बात हो सकती है। ये हमारी चीज़ हमारा मीडिया क्यों नहीं हाईलाइट करता कि वहाँ पे जिस रियासत के फ़ौजी उनके वहाँ पे वो हुए हलाक हुए हैं और वहाँ की रियासत का ये वज़ीर अगर ये कह रहा है, हमारा मीडिया इसको क्यों पॉजिटिवली आगे लेके नहीं आता? क्यों हम इस तरह की चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट करते? क्यों अपने बुलेटिन में हम इसको हेडलाइन के तौर पर नहीं लेते कि भारत में भी कुछ सेन एलिमेंट्स हैं जो ये बात समझते हैं कि पाकिस्तान या खुद दहशत गर्दी का शिकार है, इसलिए अगर बॉर्डर पे इस तरह की चीज़ें कुछ हो रही, नॉन स्टेट एक्टर्स अगर कर भी रहे हैं, तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि भारत भी पाकिस्तान भी मुलव्वस हो। सो इसलिए हमें भी कोई थोड़ी सी पॉजिटिविटी देखनी चाहिए एक। और दूसरी बात यह है कि इसका सलूशन क्या है? क्या अगर एक लेवल आता है वार का, अगर हम उस पर रीच कर देते हैं कि जी जंग लड़ते हैं, जो हमारे यहाँ एक अभी कुछ अरसे में कुछ दिनों में बात शुरू हो जाएगी, जो अभी से आना शुरू हो गया, अगर भारत कर सकते तो हम क्यों नहीं करेंगे? अल्टीमेटली फिर कहीं ना कहीं क्यों ये बात जहन में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान जो भारत है न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, ये आम रियासतें नहीं है, यहाँ पे कन्वेंशनल वार नहीं होनी। टैंकें जो हम ये पढ़ते थे अपनी दरसी कुत्तों में कि यहाँ टैंकों की जंग हो गई, जहाज़ आ गए, बमबारी, अब इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होनी अगर होनी हुई, क्योंकि पाकिस्तान को ये पता है कि अगर इन्होंने वार के लिए जाना है तो इनके पास एक ही ऑप्शन है जो लड़ सकते हैं। अदरवाइज इनके कन्वेंशनल वार में हम हमेशा थोड़े से वो रहे कंपैरेटिवली कि हमारी जो एज है इतनी पावरफुल नहीं रही, और इसलिए हम उसके न्यूक्लियर डिफरेंस की तरफ गए थे कि हमारे पास न्यूक्लियर होगा हम सेफ होंगे और दुनिया ये जंग आपको नहीं लड़ने देगी। और पर्टिकुलरली मैं कहूँगा कि अगर ये कारगिल के मामले में जंग नहीं हो सकी, जो ज़्यादा खौफनाक चीज़ थी, जिस पर ज़्यादा मैं समझता हूँ, ये तो चलन 4-5 फौजियों का मसला, कारगिल तो बहुत बड़ी एक बिग वार थी। नवाज शरीफ साहब ने खुद मुझे बताया था हमारे वहाँ पे 3200 सोल्जर जो थे उनके बड़े बुरे तरीके से वहाँ पे वो शहीद हुए थे और जिनको ऊन भी नहीं किया था, हम मानते भी नहीं थे हमारे ये फौजी हैं। सो इसलिए इसको मेरा ख्याल है एक रीजनेबल और सेम लेवल पर रखना ये बहुत ज़रूरी है। मैं तो नवाज शरीफ साहब की इस पॉलिसी को सपोर्ट भी करता हूँ और उनको मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ कि वो इस टेंशन को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। जंग कोई वो नहीं है, कोई ये नहीं कह रहा है कि उससे कोई हल निकलेगा, लेकिन क्या हमारा जो मेरा कहने का मकसद ये था कि क्या हमारा रिस्पांस ऐसा ही होना चाहिए जैसा चल रहा है? अगर आप इसको सपोर्ट करें तो सही है, लेकिन क्या इसमें काजी साहब आपका भी मैं लूंगी ओपिनियन, लेकिन जो मैं एक चीज़ और जानना चाह रही हूँ, जैसे काजी साहब ने बात की कि किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्व होने से भी कोई मसला हल नहीं होगा। अगर बैंक के मुंह आप ही गए हैं, उन्होंने और कौन से मसले हल कर लिए हैं जो अब ये मसला हल हो जाएगा? नहीं, ये आपका मसला थर्ड पार्टी से होगा। पाकिस्तान और इंडियंस के लोगों की, हमारी जो 1.5 अरब की पॉपुलेशन है, हमारा मिजाज रहा है कि बाहर के लोग आते हैं, चाहे वो हमलावर की शक्ल में हैं, चाहे पीस मेकर की शक्ल में हैं, हम उनकी बात भी सुनते हैं, उनके आगे झुकते भी हैं, उनके आके जो हमें एडवाइसेज आती हैं उस पर हम आगे अमल दरामद करते हैं। पहली दफ़ा नहीं हो रहा, एस्केलेशन हो रही है। आपको याद होगा ये उसमें 2003 में मेरा ख्याल हुई थी, इससे पहले कारगिल में हुई थी, तो उस वक्त भी आपको याद होगा दुनिया ने और अमेरिकन इंटरवेंशन करके पाकिस्तान और इंडियन को आप पीछे किया था। आपकी दफ़ा बाकी मुंह अगर ये आए हुए हैं पाकिस्तान में, तो मेरा ख्याल ही विल प्ले हिज ओन रोल। कुछ ये चीज़ साबित हो चुकी है कि हम इस खित्ते के लोग 1.5 अरब इस काबिल नहीं है कि आपस में बैठ के कोई रीजनेबल तरीके से बातचीत कर सकें, हम कोई बैठ के अपने मसले हल कर सकें। ये मान लें कि हम नहल लोग हैं, हम एक दूसरे के गले काट सकते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ के टेबल पे अपने मसाइल हल करने की कैपेसिटी नहीं कर सकते। और एक चीज़ अगली बता दूँ, ये वो मसाइल नहीं है जो दुनिया ने हल नहीं किए। ये हमने पिछले हफ्ते भी अपने प्रोग्राम में कहा था कि फ्रांस और जर्मनी के सफ़ीर हैं जो पाकिस्तान में हैं, उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि आप हमारी मिसालों से सीखें कि हमने 200 साल हमने जंगें लड़ी हैं, एक दूसरे की नस्लें तबाह की हैं और यूरोप में नस्ल कुशी की गई है। पाकिस्तान और इंडिया में एक चीज़ अच्छी रही है, इन्होंने कभी नस्ल कुशी नहीं की, एक दूसरे के शहरों पे कभी बम्बार्डमेंट नहीं की। आपको याद होगा जर्मन ने पूरे का पूरा वर्ल्ड वार सेकंड में उसको उड़ा के रख दिया था, लंदन को उड़ा के रख दिया था। इवन देन टुडे दे आर फ्रेंड्स। ये सिर्फ 60 साल पहले की बात बता रहा हूँ। हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं है, हम बात करने को तैयार नहीं है, हम एक दूसरे को गले काटने पे तुले हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि इसके एक सैनिटी की जरूरत है। और थर्ड वार इसमें यकीनन इसमें थर्ड वार से मुराद है थर्ड प्लेयर जो हैं वो यकीनन एक दफा पाकिस्तान और भारत की लगामें पकड़ेंगे, हजूर अपने अपने पोजीशन पे ले जाएं। और आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ साहब जो थे, ये काठमांडू में उस वक्त बड़े बहादुर बनते थे कमांडो साहब, इन्होंने वाजपेयी को जाके जब ये एस्केलेशन अपने पीक पे थी, इन्होंने तकरीर फरमाई थी, मेरा ख्याल सौर की थी, मालदीव में हो रही थी या उस काठमांडू में थी, करेक्टली रिमेंबर, और जाके हाथ मिलाया था उनसे। सो जंग
ना हम अफोर्ड कर सकते हैं, ना भारत एक राइजिंग अपने आप को इकोनॉमी कहते हैं ना वो अफोर्ड कर सकते हैं। द गुड थिंग इज कि नवाज शरीफ साहब अगर कोशिश कर रहे हैं कि बैकडोर चैनल चलाए जाएं, इस मसले को हल किया जाए पीसफुल ये तरीके से इसको जाती तौर पर जंग हम अफोर्ड नहीं कर सकते ना वो कर सकते हैं, जंग ना हम अफोर्ड कर सकते हैं ना वो कर सकते हैं। लास्ट टाइम जब फौजें सामने आई थी तो मल्टीनेशनल ने इंटरवीन करके कहा था, पाकिस्तान से अश्योरेंसेज मांगी गई थी कि आप टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर उनको वापस जाना पड़ा था। उसकी वजह यह है कि म्यूचुअल एनाइलेशन होगी, स्ट्रेटेजिक डेप्थ ही नहीं है इतनी कि खुदा न खास्ता वो इधर फेंकते हैं एटॉमिक बम, हम फेंकते हो तो हम दोनों में से कोई भी बच सके। बात यह है, मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं कि जो जंग इंडिया ने अपने अवाम के खिलाफ अपने अंदर शुरू कर रखी है, जहां पे वो ये कहता है अपने अवाम को कि 34 रुपए दिन में अगर तुम बम्बे में कमाते हो तो तुम गरीब नहीं हो, तो अगर तुम 27 रुपए रूरल एरिया में कमाते हो तो तुम गरीब नहीं हो। यहां पे जो जंग हमने जारी कर रखी है, जिस तरीके से अभी हम अपनी स्टोरीज पे आएंगे, तो मुझे ये लगता है कि ये हम ना, और दूसरी तीसरी बात ये तो बान की मून पे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो उसने जो दुनिया में, हाँ अगर जहां के बड़े मेजर स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इंटरवीन करते हैं, जिनकी इंडिया की इन्वेस्टमेंट है बड़ी, लाइक उनकी जो कौन सिलिकॉन वैली वाले जो हैं, ये सारे जो हैं वो रोल अदा करते हैं। हजूर लास्ट टाइम एमजे अकबर का एक मजमून था कि इवन जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है आज जो बैठे हुए हैं, जो नरसिम्हा राव दौर में उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको टिप भी जो है वो वेस्ट ने किया था। उसकी वजह यह है कि वो न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स और वो तमाम पॉलिसीज प्रो वेस्ट पॉलिसीज लेके आए थे जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो ये है कि हम अपनी आबादियों के खिलाफ जो जंग है वो बंद करें और दोस्ती के साथ मिलकर रहें। और एक बात मैं जरूर कहूंगा, इंतहाई नॉनसेंसिकल मेरे ख्याल में रवैया होता है, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, ये जो हमारे जो इंडिया का जो मीडिया है और ये जो एक मिडिल क्लास वहां पे जो पैटी बुर्जुआजी जो है वो हाइप क्रिएट करती रहती है, फिर वापस अपनी जगहों पे चले जाएंगे। तो असल इशू इंडिया हो या हमारे हो, शदीद पॉवर्टी है, स्टेट जो है उसकी रेट खत्म हो रही है। इंडिया में 40% उसके खिते पे उसकी रेट नहीं है, वहां पे सारे मॉइस्ट बैठे हुए हैं, या जिन्हें आप वो कहते हैं जो रेड कॉरिडोर कहते हैं, हमारे यहाँ भी यही है। और हम जंग और क्लासेस साहब ये सब चीजें देख के तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे 66 बरस पहले जहां हम शुरू हुए थे, जहां से चलना, शायद हम घूम फिर के दोबारा वहीं आकर खड़े हो गए। यही चीजें थी पहले भी, इसी किस्म के मिसाइल थे कि इस्तेहसाल हो रहा है और हुकूक नहीं मिल रहे, वो तो हमें अलग स्टेट्स के बाद भी नहीं मिल रहे। और फिर अगर हम ये बात कर रहे हैं कि जो आपस की हमारी टेंशन्स हैं, तो वो भी उस तरह की, यानी 66 बरस बहुत टाइम होता है और हम आपस के ही मसले हल नहीं कर पा रहे, चाहे पाकिस्तान और इंडिया। आपस के मसले जो है दोनों की तरफ की रूलिंग क्लासेस को हल करने चाहिए, जो बाख्तियार लोग हैं, जिनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप ये देखें कि वहां पे जो कॉर्पोरेटाइजेशन उन्होंने की है, वहां पे जो हमने एक इधर स्टोरी भी की थी, यहाँ भी कोशिश की गई, यहाँ पे वो जो एक मॉडिफाइड बीज जो हैं या जेनेटिकली इंजीनियर्ड चीजें लाई जाए, तो हमें इन आबादियों को बचाना है एक मकामी इस्तेसाल से भी, और हमें बचाना है इनको आलमी इस्तेसाल से भी। जब हम वो नहीं कर पाते तो फिर हम कहते हैं जी हमारे 4 फौजी इधर मर गए। क्लासेस साहब से मैं एक बात, क्लासेस साहब आपको क्या लगता है कि जिस मकसद के लिए पाकिस्तान हासिल किया गया था, आज़ादी हासिल की गई थी, जिस तरीके से डिवीजन की गई थी हिंदुस्तान की, आपको लगता है कि वो समरात मिले हैं, आवाम तक पहुंचे हैं? चाहे हम भारत की बात करें या चाहे हम अपने मुल्क की बात कर लें, कल हम बड़े शान शौकत से भरपूर जोश और जज्बे से वो तो मनाएंगे जश्न आज़ादी, लेकिन बात यह कि क्या वो समरात रियल मानों में मिले? एक चीज़ मुझे याद आ रही है आपके सवाल से, मैंने नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू किया था 2005 में जद्दा जाके, जो मेरी अपनी किताब जो मैंने बाद में लिखी थी एक सियासत कई कहानियाँ, उसमें बड़ा कंप्लीट प्रोफाइल है। तो एक नवाज शरीफ साहब ने मुझे बात की थी, आज तक याद है, जो मेरी किताब में भी वो शामिल है। उन्होंने कहा थी कि मैं उस वक्त ये कराची जेल में था, तो एक दिन इनको टेलीविज़न देखने की इनको फैसिलिटी मिली थी नवाज शरीफ साहब को, तो ये देख रहे थे ये BBC ये पैनोरामा पे, तो वहाँ पे 4 जो उनके लिविंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे उनके इंटरव्यूज़ आ रहे थे, और यही सवाल एग्जैक्ट जो आपने पूछा है, तो BBC वाले ने उनसे पूछा जब एंड हुआ, तो उसमें नरसिम्हा राव साहब थे, उसमें उनके ये थे जो अभी वाले ये वाजपेयी साहब थे उसमें थे, और उनके 2-3 एक और जो उसमें थे VP सिंह थे, उनका मुझे याद पड़ रहा है, वो भी मौजूद थे। उनसे उन्होंने एक सवाल पूछा कि आप ये बताएं कि आपको अगर इंडियन इन पिछले 60 सालों की या वट एवर उस वक्त जो साल हुए थे, अगर आपसे पूछा था 55 ईयर्स या 50 ईयर्स का था वो, आप हमें ये बताएं कि इंडियन की सबसे बिग अचीवमेंट एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियन आप क्या देखते हैं कि इंडिया ने क्या अचीव किया इन अपनी इंडिपेंडेंस से। तो नवाज शरीफ साहब ने मुझे बताया था कि उन तमाम का एक ही जवाब था कि हमने यहाँ पर डेमोक्रेसी को पाया है, और उसी डेमोक्रेसी की वजह से भारत जो है वो आगे किया है। ये मेरा ख्याल बात जो नवाज शरीफ साहब के बकौल उन्होंने कहा, ये बात अगर आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बिठा दिया जाए, उनसे पूछा जाए यही सवाल कि पिछले 60-70 सालों में आप बताएं कि हमने क्या अचीव किया, तो मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इनके लिए मुश्किल हो जाएगा इस तरह का जवाब देना। भारत को हम कुछ भी कहें, 1.5 अरब की पॉपुलेशन को उन्होंने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, दहशत गर्दी और आतमे की जगह पड़ा था, 16
100 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं एक मुल्क में, और हमारे यहाँ 5-6 ज़बानें, हम उनको हर वक्त दबाने के चक्कर में रहते हैं। इनको दबा दिया जाए, ज़बानों को बात भी ना करें, लोगों को हक ही ना दें कि अपनी ज़बान में बात करें। ज़बानें बोली जाती है, कल्चर अलहदा है उनके सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं समझता हूँ भारत की वो डेमोक्रेसी है, जो उनके वज़ीर आज़म ने भी कहा और नवाज शरीफ साहब ने एंडोर्स किया इसको। हमारी जो फेलियर है, हमारे यहाँ मिलिट्री जी ये हुकूमतें आई हैं, लोगों को आपने उस तरह ग्रूम नहीं होने दिया, डेमोक्रेसी का कल्चर नहीं बना, हमारे यहाँ टॉलरेशन लेवल बहुत कम हुआ है, हमारे यहाँ मिलिटेंसी आई है, उनके यहाँ भी आई होगी, लेकिन उन्होंने कंट्रोल किया है, मैनेज किया है। आज हम अपने हाथ मेरा ख्याल उठा सकें। आप पूरे मुल्क को देख लें जो आपके सामने हालात हैं। जिस वजह से दुनिया हमारे माजरत के साथ हम एक छोटे से ब्रेक पर जाना है, जिसके बाद हम इसी इशू पर मजीद बात भी करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ देखिए। वेलकम बैक नाजरीन। तो बात हो रही थी कि क्या आज़ादी के समरात आवाम तक पहुंचे हैं, क्या वो मकासद हासिल कर लिए गए जिसके लिए हिंदुस्तान को तकसीम किया गया था और 2 अलग रियासतें बनाई गई थी। खास साहब आप इस पर कुछ कहना चाह रहे थे? 2 बातें मैं तो करना चाहता हूँ। डिजाइन जो किया गया था मुल्क के लिए वो सही था। ये जो उन्होंने 4 वज़ीर आज़म की बात की, यहाँ पे तो 1-2 वज़ीर आज़म को छोड़ के किसको इकट्ठा करके पूछेंगे? सारे मार्शल लॉ की छतरी के थले आए थे, ठीक है, तो किस किस से हम क्या क्या पूछें? एक तो ये बड़ा मसला है। दूसरी बात जो डेमोक्रेसी के हवाले से उन्होंने कही है, मैं कुछ पर्सनली रेस्ट एश्योर कि कोई सही आदमी डेमोक्रेसी के खिलाफ तो नहीं हो सकता, मगर अगर आप मुझे सादे पानी की बोतल पे शायद लिख के दे देंगे तो भाई मैं तो इनकार कर दूंगा। जिस वक्त तक डेमोक्रेसी के सम्राट, इंडिया इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ द फेलियर ऑफ दिस जो है ना आपकी कौमी जमहूरी इनकलाब, उसकी वजह यह है कि उसके सम्राट नीचे नहीं गए। एक तरफ आपको अंबानी के 27 बिल्डिंगें नजर आती हैं और नीचे इस तरह जिल्लत और गुर्बत रेंग रही है कि इंडिया इस वक्त सब सहारन जो मुल्क हैं, जो अफ्रीकन मुल्क हैं जहाँ बदतरीन पावर्टी की मिसालें थी, उन मिसालों को मात दे चुका है। तो जब तक ये इशू वो नहीं करता और अगर डेमोक्रेसी हमारे यहाँ और उनके यहाँ एक सफर भी है, इतनी भी बात मान लेते हैं कि ये एक सफर भी है जो हमें अभी तक नहीं लग रहा कि जो इन इश्यूज को वो काउंटर करें, जो पावर्टी के इश्यूज हैं और ये जो आबादियां एक तरफ 2 कौमें बना दी हैं, हमने 2 दुनियाएं बना दी हैं। 25-30 करोड़ के इंडिया में घूमो तो पता चलता है कि भाई ये तो बड़ा और कोई मुल्क है। और रूरल इंडिया में चले जाएं या नीचे वो देखें जिनको सिस्टम ने रिजेक्ट ऑफ द सिस्टम है, उनको देखें तो लगता है ये कोई और जमाना है। तो जब तक इनमें ब्रिज नहीं बनता और लोगों के माशी हकूक बहाल नहीं होते, मेरे ख्याल में हम अपने सिस्टम का नाम को मुनासिब सा और तजवीज़ कर लें, क्योंकि जमहूरियत तो बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी नेक, बड़ी आला चीज़ है, लेकिन ये जमहूरियत जो है हमें लगता है कि सिर्फ इनका कोई अपना तस्वर है, जो रूलिंग क्लासेस हैं और जो बेचारे रूल्ड हैं उनको और तस्वर है। बहरहाल चले आगे चलते हैं। क्लासेस साहब, जैसा कि काज साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है, अब देखिए ना, हम तो इतने सालों में अपने सिस्टम बुनियादी जो चीज़ें हैं वही नहीं डिफाइन कर सके हैं। आपने उस दिन स्टोरी हमें बताई थी कि किस तरीके से बिजली के बिलों में डिफरेंशिएशन की जा रही है, सजाओं में उनकी के जो बिजली चोर हैं। अब आप आज जिक्र कर रहे थे कि गैस चोरों का भी कुछ इसी किस्म का मामला है, तो उस हवाले से भी कुछ बताएं। एक मैं गैस चोरी पे आता हूँ, एक छोटा सा कमेंट मैं पाक इंडिया रिलेशनशिप पे करता हूँ, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। भारत ने हमें मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा, मेरा ख्याल है अगर मैं ठीक कह रहा हूँ, तो 1992 में दे दिया था। हम 20 साल बाद भी फैसला नहीं कर सके कि हमने भारत को ये दर्जा देना नहीं देना। एक हुकूमत आती है, पिछली हुकूमत आई पीपल्स पार्टी की, बाकायदा कैबिनेट के फैसले मौजूद हैं, किसी को दिखा भी देंगे कि 3-4 मीटिंग में बाकायदा फैसले किया हुकूमत ने कि हमने भारत को ये दर्जा दे दिया मोस्ट फेवरेट नेशन का। और कल हमारे वजीर खजाना साहब कहते हैं नहीं जी हमने मुअत्तल कर दिया है। ये वो पॉलिसीज हैं रियासत की, जब रियासत तो रियासत आप डील करते हैं कि भारत ये काम 20 साल पहले कर चुका है कि पाकिस्तान इज द मोस्ट फेवरेट नेशन टू द इंडियंस। हम 20 साल बाद फैसला करके उनको डिक्लेयर करके उनको साथ कम्युनिकेशन करने के बाद फिर हम रिवर्स करने जा रहे हैं और कल डार साहब फरमाते हैं नहीं जी हमने तो नहीं दिया ना, और ना हमारा को देने का भी प्लान है। ये वो पॉलिसीज हैं स्टेट की जिससे हमारे ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करता। एक हुकूमत कहती है हम आपको दे रहे हैं, उसकी रीजन होते हैं, निगोशिएशन होते रहते हैं और कई महीनों तक 2-3 साल होते रहे। और पीपल्स पार्टी ने अच्छा काम किया, मैं समझता हूँ। उनके दौर में सेक्रेटरी उस वक्त तिजारत जफर महमूद साहब थे, उनको क्रेडिट जाता है, अनसंग हीरो हैं कि उन्होंने बैठ के पाकिस्तान इंडिया के जो ट्रेड रिलेटेड इशूज थे, बहुत सारी नॉर्मलीज थी और इशूज से उनको हल किया था, जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बिग बिगिनिंग थी। और मैं समझता हूं जफर महमूद जैसे सेक्रेटरीज को कोई ना कोई स्टेट लेवल पे मेडल मिलना चाहिए था। ये अलहदा बात है कि उनका क्या बाद में हशर हुआ तोकीर सादिक वाले केस में, वो एक और कहानी है। तो लेकिन वो तमाम जो सम्राट थे आपने बैठ के सारे ज़ाय कर दिए। फिर आप उसके बाद भी हम कहते हैं दुनिया हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करती। भी कैसे ट्रस्ट करेगी? एक
एक लेवल पे फैसला होता है, दूसरे लेवल पे आप कहते हैं नहीं जी हम तो मुकर के हम तो नहीं देते। सो ये वो इश्यूज हैं जो हमारी डेफिशिएंसीज हैं, हमारी इनएफिशिएंसीज हैं, जिन पे मेरा ख्याल ओवर पावर करने की जरूरत है। महज बॉर्डर पे अगर क्लैशेस होते हैं उनकी वजह से आपको मोस्ट फेवरेट नेशन वाला जो दर्जे हैं उनको आप डेफर नहीं करते होते, उन पे बैठ के आप वो ये कंप्रोमाइज नहीं करते होते, ताकि एक अच्छा मैसेज भी जाना चाहिए। और जो खारजा पॉलिसी होती है आमतौर पर हर मुल्क में क्लासेस साहब उसकी कंटिन्यूटी चलती है। उनका वजीर कह रहा है कि पाकिस्तान को इतना अक्यूज ना करें, अंडर प्रेशर ना लें, उनका अपनी हताशत कर दी है, ये हो सकता है नॉन स्टेट एक्टर्स ने किया है। तो सेम मेरा ख्याल है कुछ हमें भी यहाँ पे कोई अच्छे अच्छे जस्टिस भेजने चाहिए। हम तो पहले बड़े वही बात है ना कि गैस से ये चोरी के हवाले से कल हमने यहाँ पे बिजली चोरों के हवाले से जो की थी स्टोरी की थी, तो सोशल मीडिया पे बड़ी डिस्कस हुई है और बड़ा हमें भी उसका रिस्पांस है कि लोग हैरान हैं कि बगैर अरेस्ट वारंट के आप जाएंगे, किसी को पिक कर सकते हैं, उन पे जो मर्जी का चाहें आप जुर्माना लगा दें। उनकी सज़ाओं का हमने बताया था, देहाती लोगों के लिए बामुशक्कत कैद है, जो काजी साहब और मेरे जैसे जो बहू बैठे हुए TV पे हैं उनके लिए एक और सज़ा है। अब जो कुछ मेरे पास कुछ और पेपर्स आए हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की एक समरी है जो इन्होंने भेजी थी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के पास, और उसमें इन्होंने एक ड्राफ्ट बिल भेजा था फॉर एनेक्टमेंट ऑफ गैस थेफ्ट कंट्रोल एंड रिकवरी ऑर्डिनेंस 2013। इसमें बाकी चीज़ों ने बड़ी मज़े की हैं, लेकिन दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। इस मुल्क में पहले अदालतों की कमी नहीं है, पहले लोग वहाँ अदालतों में आपको पता निचले लेवल पे जो छोटी अदालतों में जिस तरह पैसे दे के इंसाफ लेते हैं वो आपके सामने है। अब ये कहते हैं कि गैस यूटिलिटी कोर्ट्स बनाए जाए, नई अदालतें बनाई जाएं जो आपसे सिर्फ गैस के बिल जो हैं अगर कोई नहीं पेमेंट कर रहा तो उनके केसेस अदालतों में जाएंगे, किसी ने डैमेजेस की हैं वो करेंगे, रिकवरीज करवाएंगे, पुलिस भेजेंगे, इनका एक अलहदा सेटअप बनाया जाएगा। सो पाकिस्तान के लोगों को मुबारक होगा, गैस चोरी के लिए नई अदालतें बनाने की एक तजवीज़ है जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के पास इन्होंने भेजी थी। इसमें इंटरेस्टिंग एक और कैच है काजी साहब, जी जी, इससे पहले कुछ अर्सा पहले कैबिनेट में एक समरी गई थी जिसमें यह बताया गया था, और इसी वजारत ने जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वजारत ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इन्होंने कहा था जी कि वहाँ पे KPK और बलोचिस्तान में जहाँ पे ट्रबल्ड एरिया हैं हम वहाँ पे एंटर ही नहीं हो सकते, हमारे गैस मीटर रीडर जो है वो पहुँच ही नहीं सकते, लोगों ने डायरेक्ट गैस ली हुई है, हम उनसे पैसे रिकवर नहीं करा सकते, हमारा नुकसान हुआ है 8 अरब रुपए का, मेहरबानी फरमा के 8 अरब रुपये हमें दिया जाए। हुकूमत पाकिस्तान ने यह तस्लीम किया कि हमारे रेट वहाँ पे उन एरियाज़ में नहीं है जहाँ पे गैस ये बराह रास्त ले रहे हैं, लिहाजा एक बहुत बड़ा फैसला किया गया कि ये जो 8 अरब रुपया है कंपनीज का नुकसान हुआ है ये पाकिस्तान के उन गैस सार्फिन से रिकवर किया जाए जो ऑलरेडी बिल दे रहे हैं, जो सेटल्ड एरिया में रहते हैं, पीसफुल हैं, आपको बिल दे रहे हैं। सो लिहाजा पाकिस्तान के जो लोग हैं चुपके से 8 अरब रुपया जो गैस चोरी का है वो इस वक्त वो लोग अदा कर रहे हैं जो पहले से बिल्स आपको पे कर रहे हैं। सो ये वो सजा है बिल देने की इस मुल्क में, आप अगर बिल दे रहे अपना बिल भी दे रहे हैं, अच्छा, उन लोगों का बिल भी दे रहे हैं जो बिल नहीं पाकिस्तान में नहीं दे रहे या गैस चोरी कर रहे हैं या जहां पे हमारे रेट नहीं है। तो ये मेरा ख्याल एक बड़ा एक मेजर था। बाकी भी इसमें पेनल्टीज बताई गई हैं कि हम ये कर देंगे, बम चलाएंगे, तोपें चलाएंगे, गिरफ्तारियां करेंगे, फलां फलां करेंगे। तो बाकी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नई अदालतें आ रही हैं जो गैस ये चोरी के लिए, गैस बिलों की रिकवरी के लिए बनेंगी, और आपको हमें या जिसने गैस के बिल नहीं प्यूनिटिव एक्शन जो है या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो है वो तो एक एक्सट्रीम सिचुएशन होती है। आपको केक बड़ा करना है, आपको मैं लास्ट टाइम देख रहा था, पुराना मुझे फिगर याद आ रहा है अगर, तो न्यूज वीक में था कि कितनी गैस है यहाँ पे, जैसे हम जो है वो तैर रहे हैं, कुछ हमारे जो खास तौर पे बलूचिस्तान के एरिया हैं, आप केक बड़ा करें, उसको सस्ता करें, उसको आम आदमी की जो जेब है और जो यूटिलिटीज हैं उनके दरमियान रिश्ता कायम करें। आप फांसियां दे के हमसे बिल लेंगे तो बात यह है कि अच्छा, दूसरी आज आपकी खबर दुनिया अखबार के बैक पे 3 कॉलम खबर आज लगी हुई, मैं देख रहा था कि वो जो गैस चोरी वाले थे, जहां प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद बनफ्से नफीस वहां पे जहां पे जाके वो छापे के दौरान वो भी मौजूद थे, जो खबरें भी हमने देखी, उन लोगों को बचाने के लिए वीक केसेस बनाए जा रहे हैं। ठीक है जी, उनके लिए तो कोई नहीं, आज खबर छपी हुई है यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये सारा जो इशू है, ये ना तो आप बिजली के बिल बढ़ा के इनके जो है प्रॉफिट्स के ब्लैक होल्स भर सकते हैं, आपको बिजली सस्ती पैदा करनी है, उसके बाद लोगों को रोजगार देना है, समाज ऐसे सजाओं से और जगहों से उल्टा हिसाब हो रहा है ना। अब तो कीमतें बढ़ी हैं, आपकी स्टोरी है आज के हर चीज की कीमत बढ़ रही है, तो मैं इसको ऐड कर दूं आपके साथ ही कि खास तौर पे 2-3 चीजें मैं आज देख रहा था। एक तो क्लासा साहब ये कि जो स्टील मिल्स की जो एसोसिएशन है उन्होंने बताया कि 5,000 रुपए टन तक जो है
वो बढ़ा देंगे जो, या उन्हें बढ़ानी पड़ेगी जो इनपुट उनके महंगे हुए हैं स्टील के, और इसके साथ जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं। इसके साथ में एक और ख़बर देख रहा था कि जी जो ये पेट्रोल में इजाफा हुआ है, इसमें जो किराए हैं उसमें जो गरीब आदमी का जो किराया 89 पैसा ख्याल था कि वो बढ़ाएंगे इसमें पर किलोमीटर, तो वो एक रुपये 10 पैसे होगा। एक तो ये फिगर मैं आज इंक्लूड करना चाहता था। फिर जो PSDP की फिगर है, पाकिस्तान डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट फंड जो है, इसमें भी हमने कुछ 125 अरब रुपया रखा था। तो इसमें से ज़ाहिर अभी तो खैर 5 हफ्ते हुए हैं, इन 5 हफ्तों में एक क्वार्टर में 20% होना चाहिए, तो अभी तक 5 हफ्तों में 2.7% हुआ है। तो ये जो है ये इधर तो एक इसको इग्नोर ना करें जो ये जो हमारे डेवलपमेंट के जो फंड्स हैं, और साथ साथ ये कि अगर हम एक सियासी और सनती अमन रखना चाहते हैं तो हमें कीमतों को कहीं अरेस्ट करना है। हम ये नहीं कह सकते जिस तरह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे थे जी कि ये तो मार्केट इकानमी, हम इसका क्या कर लें, तो फिर हम उन वादों का क्या करें जो हमारे साथ किए गए थे। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीज डिपेंड करेगी। मैं क्लासर साहब का भी टेक लेना चाहता हूं कि आप एक अमन तभी कायम रख सकते हैं जब आप कीमतों को, और ख़ास तौर पर एसेंशियल्स की कीमतों को उस इंसान के जेब के साथ उसका रिश्ता मुनक़ता ना कर दें। तो इस पर ज़रा टेक लें, लेकिन पहले एक ब्रेक लेते हैं। टेक बाद में, पहले ब्रेक। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद वापस आएंगे तो कुछ और अहम स्टोरीज भी, उन पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। तो क्लासेस साहब आपकी जानिब आऊँगी, अगर आप चाहें तो कायद साहब की स्टोरी पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, लेकिन ख़ासतौर पर जो मैं आज इंटरेस्टेड हूँ जानने में वो ये कि आपने जिक्र किया कि जो चीनी सिफारत खाना है वहाँ पर क्या हो रहा है पाकिस्तानी जब जाते हैं, उस हवाले से तो वो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि अब क्या दोस्त ममालिक हैं उधर भी कुछ ऐसे मामलात हैं जो अब हमें डिस्कस करने पड़ेंगे। ये हमें ये फीडबैक से पता चलता रहता है कि हमारा जो प्रोग्राम है सुबह का पाकिस्तान में तो देखा ही जाता है, लेकिन बाहर भी देखा जाता है। बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो इसको देखते हैं और हमें फीडबैक भी आता रहता है। तो कल मुझे वहाँ से एक ये फेसबुक पे एक मैसेज आया, ये सियालकोट के यहाँ पे हमारे शहरी हैं, ये आज़म ख्वाजा साहब जो हैं तो हैं तो सियालकोट से, लेकिन इस वक्त वो 92-94 से वो वहाँ चाइना में अपना बिज़नेस करते हैं। उन्होंने एक बड़ी एक स्टोरी भेजी और मैंने उनका फिर क्रेडेंशियल चेक भी किया अपने तौर पर। वो ये कहते हैं कि यहाँ पे जो ये हमारी एम्बेसी है ये पाकिस्तान की बीजिंग में, इनके पास मशीन रीडेबल का पूरा सेटअप मौजूद है, लेकिन लोग चलाने के लिए मौजूद नहीं है। जब ये वहाँ पे जाते हैं उनको बताते हैं हमारे पासपोर्ट हमारे एक्सपायर हो गए पाकिस्तानी जो हैं, तो आप मेहरबानी फरमा के इनको रिन्यू कर दें, तो वो कहते हैं मशीन मौजूद है, बंदे नहीं हैं। वो ये कहते हैं कि दुनिया भर में मशीन रीडेबल पासपोर्ट के बगैर आपको वीज़ा नहीं मिलते, लिहाजा जितने भी पाकिस्तानी वहाँ पर चाइना में रहते हैं उनको सबसे बड़े मसाइल का सामना है कि वो अपने पासपोर्ट को रिन्यू नहीं करा पा रहे। और इंटरेस्टिंगली ये देखें कि वहाँ पर मशीन आपने भेज दी है, आपने बाकी वहाँ फैसिलिटीज़ दे दी हैं, ऑपरेट करने के लिए बंदे नहीं भेजे। आज़म ख्वाजा साहब का कहना है कि हमने इंटीरियर मिनिस्टर को भी लिखा है, चौधरी निसार अली खान साहब को, या तो अपनी ईमेल्स पढ़ते नहीं हैं और या देखते नहीं है या इग्नोर करते हैं, वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आता। और उमर हमीद साहब जो हैं जो तर्जमान है वजारत दाखिला के, हमारा प्रोग्राम वो रेगुलर देखते रहते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आज भी वो देख रहे हैं तो वो इस पर थोड़ा सा मेरा ख्याल है कोई लें, 2-4 लोग जो नादरा को अब नादरा से लेके आपने भेजने होते वहाँ पर भेजें, जो पाकिस्तानी अच्छा काम कर रहे हैं, जो उनकी जेन्युइन शिकायत हैं जिनकी वजह से हमारा ज़र मुबादला आ रहा है, उनको तो कम अज़ कम दें। एक तो ये फीडबैक है वहाँ पर कि जो हमारी एम्बेसी है वहाँ पर बीजिंग में, उसमें मशीन रीडेबल पासपोर्ट की तमाम फैसिलिटीज़ वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर सिस्टम को चलाने के लिए कोई बंदे मौजूद नहीं है और इंटीरियर मिनिस्ट्री उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। ये उनका काम है वो करें, और फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान का भी काम है वो भी करें। एक और बड़े इंतहाई हमारे ये रिलायबल सोर्स हैं, उन्होंने भी वहाँ बीजिंग की एम्बेसी के अंदर की सिचुएशन बताई है, वो बहुत पैथेटिक है। वो कहते हैं बहुत सारे वहाँ पे तो ऐसे भी हैं और बहुत सारे कुछ वहाँ पे ऑफिशियल्स हैं जो वहाँ पे प्राइवेट बिजनेस भी कर रहे हैं। एक तो उन्होंने ये बताया कि एक ऐसे साहब भी थे जिनका काम था कोई पाकिस्तान की और चाइना की तिजारत बढ़ाते हैं। पाकिस्तान और चाइना की तिजारत बढ़ी है या नहीं बढ़ी, लेकिन उन्होंने अपनी तिजारत ज़रूर बढ़ा लिया और अपना कारोबार उन्होंने सेट कर लिया है। एक इल्ज़ाम वहाँ पे 1-2 ऑफिशियल्स पे ये भी लगा है कि जब इनके पास डिप्लोमेटिक कार्स की वो जो प्लेट्स होती हैं तो आते वक्त उनको भी सेल करने का एक कारोबार वहाँ पे जारी है, जिसके ज़रिए वो जो ओल्ड कार है उसकी कीमत बढ़ जाती है। डिप्लोमेटिक कार की जो रजिस्ट्रेशन वो भी फेक बिलिंग, शॉपिंग के लिए VAT वगैरह जैली बिल्स बनवाना, इस तरह की शिकायत भी वहाँ से सामने आ रही हैं। और कुछ एक साहब जो बहुत बड़े बदनाम ज़मानत है उनको वहाँ से उठा के अभी लंदन के लिए ट्रांसफ़र किया गया, उनके भी बहुत सारे कनेक्शन स्टोरी सामने आ रही हैं। सो
ये वो इश्यूज हैं। और मुझे याद है जब अभी हम चाइना गए थे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के पास, उसमें 3-4 लोग बड़े अच्छे थे, बड़े उन्होंने वहाँ पे पूरे स्टाफ को और पूरे डेलीगेशन को अच्छे तरीके से लुक आफ्टर भी किया, उन्होंने फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की। लेकिन एक बहुत बड़ा बिग मैस भी देखने में आया, जो वहाँ पे जो एम्बेसडर हैं, ये खालिद मसूद साहब है मेरा ख्याल है, उनसे कोई हमें सेटिस्फेक्शन कोई इवन प्राइम मिनिस्टर साहब को या उनके जो अपनी टीम थी उनको भी नहीं नजरी। और बीजिंग मेरा ख्याल है बहुत बड़ा एक हमारा एक दोस्त मुल्क है ये चाइना जो है, वहाँ के लिए जो लोग भेजे जा रहे हैं उसके लिए बड़ी एक आपको सिलेक्शन की जरूरत है, और जो वहाँ पर इश्यूज हैं वहाँ अच्छे लोग भी थे, मैं उनसे जाती तौर पर मिला हूँ, ये नहीं है कि सारे गलत लोग थे बीजिंग में जो हमारी एम्बेसी में हैं, अच्छे लोगों से भी हमारी मुलाकात हुई, वेरी हेल्पफुल। आई विश के मैं उनका नाम ले सकता, अच्छे लोग हैं वहाँ पे। लेकिन जो हमें देखने में नजर है हमारी पूरा मीडिया टीम का और वज़ीर आज़म साहब की अपनी टीम का भी ये एक ऑब्जर्वेशन थी कि यहाँ पे जो हमारे वहाँ पे सफ़ीर हैं वो प्रॉपर तरीके से चीज़ों को नहीं देख पा, वीक आदमी लगे हमें, मतलब उस तरह के नहीं लगे कि बीजिंग जैसे उसमें आपको पावरफुल बंदा चाहिए, ज़्यादा एक्टिव चाहिए, ज़्यादा आपको मोटिवेटेड आदमी चाहिए, क्योंकि चाइना के साथ आपकी जो लॉन्ग टर्म आपकी पार्टनरशिप है, तिजारत है, वो बढ़ने वाले हैं। लेकिन वहाँ पे हमें मोटिवेशन बहुत कम नजर आई है। सही है। अच्छा, इसमें काजी साहब भी कुछ कहना, काजी साहब इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा ख्याल है फॉरेन ऑफिस को और इंटीरियर मिनिस्ट्री को देखने की जरूरत है। सही है, काजी साहब इस पे कुछ कहना? जाहिर है ये बड़ा अब शायद अगले 2018 के बाद IMF के मुताबिक जो है बड़ा प्लेयर अमेरिका ना रहे दुनिया में, चाइना बन जाए, तो वहाँ जो स्टाफ की बता रहे हैं। मैं वो बात करना चाहता हूँ, अगर हमारे साथ कैसर नदीम साकी अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन ये स्टोरी है हाफिजाबाद के एक नौजवान की, जिसका आपने जिक्र किया था कि जो CM साहब हैं उनसे उन्हें शाबाश मिली, तो वापसी में उनका टकराव किसी जो है वो पुलिस पार्टी से हुआ, तो कोई ईदी देने क्या इशू था, मैंने तो जो है वो अगर हमारे साथ आ जाएं तो हम उनसे बात करें। अभी हमारे साथ है नहीं है हमारे नुमाइंदे, हम कोशिश करें उनसे राबता कर सकें और फिर अंदर की जो सारी स्टोरी है वो जान सकें। अभी लाइन पर है हमारे साथ कैसर साहब, उनसे बात करते हैं। कैसर साहब बताइएगा क्या स्टोरी है, ये नौजवान कौन था, पहले तो कौन है और पहले शाबाश क्यों मिली और फिर उसके बाद दुर्गत क्यों बनी? कैसा ऐसा है कि मुझे ईद वाले दिन नमाज पढ़ के मैं निकला, तो मुझे गुज़श्ता साल BA के इम्तहान में पंजाब यूनिवर्सिटी में टॉप करने वाले होनहार तालब इल्म मोहसन अली ने फ़ोन किया और बताया कि वो जो है ईद की नमाज पढ़ने के बाद जो है कुछ घरेलू अशिया खरीद कर अपने घर की तरफ वापस जा रहा था, तो रास्ते में बच्चों की नहर पर पुलिस एहलकार नाका लगाए खड़े थे और गुजरने वालों से, मोटरसाइकिल सवारों से, गाड़ी वालों से ईदी मुहिम उन्होंने चलाई हुई थी, ईदी इकट्ठी कर रहे थे, तो उन्होंने उससे भी 500 रुपए ईदी मांगी। मोहम्मद मोहसिन के मुताबिक जब उसने ईदी देने से इनकार करते हुए उन्होंने ये बताया कि वो BA का टॉपर है और CM पंजाब उसके घर आए थे, उनके साथ उनकी तस्वीरें हैं, तो इसमें पुलिस एहलकार जो थे वो गुस्से में आ गए और उन्होंने इसकी मोटरसाइकिल जो है कहा जिसके कागजात दिखाओ, उसने कागजात दिखाए, फिर कहने लगे जिसकी नंबर प्लेट नहीं है उसने वो भी दिखाई, और उन्होंने इसके बावजूद उसकी मोटरसाइकिल जो है वो बंद कर दी। और कल दिन तक भी हमारा मोहसिन से राब्ता रहा है, वो बता रहा था कि उसे तारफ करवाने की सजा दी गई है, कि उसने तारफ करवाया है कि वो एक पढ़ा लिखा नौजवान है और पढ़े लिखे नौजवान के घर CM ने आके उसे शाबाश दी, आशियाना स्कीम में उसे घर दिया, 10 लाख रुपया वफाकी गवर्नमेंट ने, 10 लाख रुपया पंजाब गवर्नमेंट ने दिया, और वो कह रहा था कि मैं तालीम हासिल करने का मेरा मकसद जो था वो तो ये था कि मैं एक अच्छा शहरी हूँ, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे ये पुलिस एहलकार हैं जिन्होंने कागजात देखने के बावजूद सिर्फ तारफ करवाने पर उसकी मोटरसाइकिल बंद कर दी। अभी कैसर अभी ये बच्चा जो नौजवान है ये कहाँ पर है अभी तक? ये क्या उन्हीं के हाथों उसकी दुर्गत बनी है? आपने ये भी जिक्र किया था कुछ स्टोरी में। उसे मोहसिन बता रहा था कि उसे 2 से 3 घंटे तक वहीं पे खड़ा किए रखा पुलिस नाके पे, और वो वहां से पैदल अपने गांव का तकरीबन 10 किलोमीटर का सफर पैदल तय करके ईद वाले दिन गया। और अब ये देखें कि 10 किलोमीटर का सफर एक बंदा तय करके अपने जब 10 किलोमीटर का जाता है तो उसकी ईद क्या रह गई? और उसकी मोटरसाइकिल अभी तक उसे उसका मोटरसाइकिल नहीं मिला और अभी उसकी अशोई नहीं हुई। जी कैसा अभी तक नहीं मिला। अभी वो आज सुपुर्दारी के लिए मकामी मजिस्ट्रेट की अदालत में दरखास्त दायर कर रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कैसर नदीम साकी साहब। क्लास साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं कहता हूँ ये मेरा उनके लिए कैसर नदीम साहब का अगर उस नौजवान से रब्ता है तो मेरी तरफ से एक मैसेज दें। जिस तरह वो बता रहे हैं कि 10 लाख रुपए उनको फेडरल हुकूमत ने इनाम दिया, 10 लाख उनको प्रोविंशियल ने दिया, उन्हें कहीं शुक्र करें कि इन्हें पुलिस वालों ने इनको अगवा करके अगवा बरे तवान का केस नहीं डाल दिया घर वालों को कि ये 20 लाख रुपए जो वजीर आजम और आपको वजीर आजम ने दिया ये दें और अपना बच्चा छुड़ा के ले जाएं। इस तरह के केस इस्लामाबाद में तो बड़े कॉमन हो रहे हैं। रावलपिंडी में हमारे दोस्त चौधरी निसार अली खान साहब कहते तो रहते हैं जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। यहाँ पे पूरी की पूरी तो नहीं होगी लेकिन बहुत सारी
पुलिस जो है वो कार चोरों के साथ मिली हुई है, किडनैपर्स के साथ मिली हुई है। इसलिए मैं तो कहता हूँ इस हाफिजाबाद के नौजवान को कोई देख चढ़ानी चाहिए, अपना सदका देना चाहिए कि उन्होंने उसको रख नहीं लिया जब उसने तारुफ करवाया कि मैं वज़ीर आला साहब भी मेरे घर पे आए थे और मुझे उन्हें 10-10 लाख रुपए इनाम भी मिला है, नहीं तो ये 20 लाख रुपया देके ये अपना बच्चा वापस कराते। इट्स ए बैड एंड पैथेटिक सिचुएशन। मैं तो खुद हैरान हो रहा हूँ कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। और अगर उसने तारुफ करवा भी दिया है कि जी मेरे घर पे वज़ीर आला आए थे, उन्होंने कहा आप इधर हैं, जरा आपको बताते हैं वज़ीर आला साहब क्या हैं और हम क्या हैं और हमारी क्या पावर है और कुव्वत है। जी का सर, लेकिन बहरहाल ये है कि देखें जितनी भी हम ब्लीक पिक्चर पेंट करते हैं और होती भी है, यकीनन हम कोई अनरियलिस्टिकली नहीं करते, मगर ऐसे बच्चों का मौजूद होना और इन लोगों का जो है हमें ये बताता है कि नीचे हालात ऐसे नहीं है जैसे ऊपर हो गए हैं। तो हमें उम्मीद जो है वो करनी चाहिए कि ये लोग जो हैं किसी दिन ये स्टोरी लाए हमारे, मेरा बहुत अच्छी स्टोरी, वेरी गुड। कैसर नदीम साहब हमेशा अच्छी लेके आते हैं स्टोरी और बड़ी अच्छी ह्यूमन स्टोरी, और मेरा ख्याल बहुत ये लोगों के लिए तो भी वही बात है ना, ये तो घर घर की स्टोरी है। अक्सर ही लोग पुलिस से, ट्रैफिक वार्डन्स के हाथों सताए हुए होते हैं और अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि नाजायज तंग किया जाता है। लेकिन मजे की बात ये कि कभी भी इस हवाले से कोई मैकेनिज्म तैयार नहीं किया गया जी। बड़ा इन्होंने एक्ट भी तब्दील करके देख लिया, बड़ी पुलिस रिफॉर्म्स का भी हम शोर होगा सुनते हैं, मगर मेरा तो जाती तजर्बा भी जो है हमने देखा है, मैं जाके अगर तारफ नहीं करवाते तो क्या रवैया होता है वहाँ पे, और जब तारफ वगैरह हो जाता है जो कि कोई अच्छी बात नहीं है। मुझे जाके नहीं बताना चाहिए मैं कौन हूँ और कौन नहीं हूँ, मुझे राइट मेरा मिल जाना चाहिए जो है। तो ये कब मिलेगा, ये हम इसीलिए कहते हैं। और जिस तरह सीएम साहब भी कभी कभी इनकलाब की बात करते हैं, इनकलाब से पहले शायद ये इस तरह मुमकिन तो क्लासेस साहब, आपको भी ये लगता है कि 66 बरस पहले जो हमने एक मुहिम शुरू की थी, उसके बाद 66 साल बाद फिर हम वहीं पर खड़े हैं और हम यही सोचना है कि हमें हमारे हक पता नहीं कब मिलेंगे? इसका एक ही हल है, चाहे अच्छा है बुरा है, बहुत सारे लोग एतराज़ भी हो, इस जमहूरियत को चलने दें। ये जमहूरियत है जिसने हमें ये हक दिया है कि हम इनको क्वेश्चन करें, इनका कंडक्ट है उस पर बात करें, ट्रांसपेरेंसी लेके आएँ, इनकी व्हीलिंग डीलिंग गलत चीज़ें जो हो रही हैं उनको सामने आना चाहिए। जमहूरियत का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपको बोलने का हक देती है, बड़े बड़े लोगों को हम उनको अकाउंटेबल कर सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी आती है। सो मैं समझता हूँ जमहूरियत इज़ ओनली वे फॉरवर्ड। इसी पे लगे रहें। अगर हमारी 2-4 हुकूमतें अगर एक जमहूरी तरीके से बदलती रहीं तो पाकिस्तान राइट ट्रैक पे आ जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका रऊफ क्लासेस साहब, कायद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त हमारा खत्म हो रहा है, यहीं पर हम अपनी बहस समेटते हैं। कल जश्न आज़ादी हम मनाएंगे मिली जोश व जज्बे के साथ, 14 अगस्त है और इस हवाले से खुसूसी तौर पर हम अपने प्रोग्राम में भी बात करेंगे। आप हम प्रोग्राम देखते हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।